नौजवानों को जिम्मेदारी सौंपना हम सबकी जिम्मेदारी है और आज का नौजवान भविष्य का निर्माता होगा, ये हम सब जानते हैं। आपने अपने बेटे को राजनीति में कोमोडेट कर दिया तो युवाओं के नाम पर एक तरह से बातचीत परिवार के बीच में ही रह गई। परिवारवाद की बात करें, अमित शाह के बेटे भी हैं राजनीति में, दोनों हैं। हम लोग तो हमारे परिवार से तो एक बेटा लड़ रहा है। 3 काम या 4 काम या 5 काम आप बताएं जो पिछले 5 साल में आपकी पार्टी ने किए। 3 महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिए, बिरगांव में, मानक कैंप में और अमलीडी में। आप तो भूपेश बघेल जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में इतना अनुभवी आदमी जो 7 बार का विधायक था, वो क्यों नहीं कैबिनेट में रहा 5 साल? सवाल अनुभव का नहीं है, सवाल ये दूसरों को काम सीखने का मौका मिलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस तरह की चीज की बेटे को अब राजनीति में एस्टेब्लिश करना है, इसलिए आप अपना जो दुख है या अपना जो वो है पीड़ा है उसको आप जाहिर करना। इस आरोप के बाद किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जनता आप लोगों पर भरोसा कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या करना चाहती है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं उनको अस्थिर करने और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री टीएनएम का इलेक्शन कवरेज इस समय छत्तीसगढ़ पहुंचा है। मैं इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूं और एक मोटी मोटा अगर थोड़ी सी जानकारी दूं तो 90 विधानसभाओं की ये पूरी का राज्य है। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, उसके बाद ये 5वां चुनाव है मेरे ख्याल से। जी। और इसमें 3 टर्म लगातार रमन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पिछला जो टर्म था 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जिसमें भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे। आज हम जिस शख्सियत से इस चुनाव के बारे में बात करेंगे, उन्होंने जब ये एकीकृत मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की राजनीति की है, मंत्री रहे, कई सारे पदों को उन्होंने संभाला है। और जब अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। मैं सत्यनारायण शर्मा जी के साथ हूँ और राजनीति में जो लंबा दौर कहते हैं, लंबा सफ़र कहते हैं, उसको अगर आप एक छोटे से आंकड़े से समझें तो 7 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे सत्यनारायण शर्मा, आज हमारे साथ हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, पहली बार सत्यनारायण शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आमतौर पर वो रायपुर रूरल जो सीट है, रायपुर की जो ग्रामीण सीट है विधानसभा की, वहाँ से चुनाव लड़ते रहे। इस बार का चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव इसी सीट से इनके बेटे पंकज शर्मा लड़ रहे हैं। तो सत्यनारायण शर्मा से हम कांग्रेस की यात्रा, कांग्रेस का जो इस चुनाव में क्या होने वाला है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से उनका जो जुड़ाव रहा, सरकारों का जो अब तक का रवैया रहा है, जो सफलताएं रही छत्तीसगढ़ की, उस सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन जो मेरा पहला सवाल सत्यनारायण शर्मा जी से है वो ये है कि हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि राहुल गांधी को देखकर और राहुल गांधी के आह्वान को देखकर आपने तय किया कि अब युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, इसलिए आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो फिर आपके ऊपर आपके जो आलोचक हैं, विरोधी हैं, वो आरोप लगा सकते हैं कि आपने उसके बदले में अपने बेटे के लिए जगह बना दी और आपने अपने बेटे को राजनीति में कोमोडेट कर दिया, तो युवाओं के नाम पर एक तरह से बातचीत परिवार के बीच में ही रह गई। देखिए, परिवार के बीच में बात जब रहती, जब मैं और मेरा बेटा दोनों चुनाव लड़ते, हमारे परिवार से केवल मेरा बेटा ही चुनाव लड़ रहा है, जो वर्षों से मेरी विधानसभा गुणरस कर रहा था और लोगों की मांग थी, कार्यकर्ता चाहते थे, इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसका चयन किया। मैंने भी अनुमति दी राहुल गांधी जी के आह्वान पर, जो कि वक्त की मांग है। नौजवानों को जिम्मेदारी सौंपना हम सबकी जिम्मेदारी है और आज का नौजवान भविष्य का निर्माता होगा, ये हम सब जानते हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत सोच विचार करके आह्वान किया कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और नौजवान, आज का नौजवान एनर्जेटिक है, बहुत ही आईक्यू बहुत अच्छा है और उससे हमको बहुत ही आशाएं हैं। ठीक बात। मैं अगर इस चुनाव की बात करूं तो पिछले 5 साल आपकी सरकार रही है। आपकी पार्टी तमाम दावे कर रही है, बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई
3 काम या 4 काम या 5 काम आप बताएं जो पिछले 5 साल में आपकी पार्टी ने किए, जिसकी वजह से आपको जनता दोबारा मौका देगी या आपको दोबारा मौका देना चाहिए। ऐसे देखिए 4-5 देखिए सबसे बड़ा चौरसिया साहब, जो जल आवर्धन योजना में बिरगांव से टैंकर से पानी की सप्लाई होती थी, गर्मी के दिनों में परेशानी होती थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 करोड़ रुपए का अनुदान हमको दिया और घर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया। हम लोगों को पानी की टंकियां बन गई हैं, बन भी रही हैं, और दिसंबर के एंड तक प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, जल की पूर्ति की जाएगी, टैंकर फ्री वीरगांव को हम कर देंगे। सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम ये हुआ है। दूसरा ऐतिहासिक काम कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज नहीं था, महाविद्यालय नहीं था, बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए बड़ी दिक्कत थी। 3 महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिए, बिरगांव में, मानक कैंप में और अमलीडी में। 3 महाविद्यालय के माध्यम से पूरे क्षेत्र के बेटे बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था मजबूती के साथ हुई है। तीसरा, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, आज अंग्रेजी की शिक्षा हमारे लिए बड़ी अनिवार्यता हो गई है। अन्य देशों के एक तरह से कहा जाए तो उसकी तुलना में हमारे बच्चे, बेटे बेटी भी, भाई भी, नौजवान भी इसमें बहुत आगे आए हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा में ठहर सके, इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का होना हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। ये 3 जबरदस्त काम हुए हैं। उसके अलावा सड़कों का जाल, बिजली, पानी की व्यवस्था, सारी सुविधाएं हम लोगों ने की हैं। आपने 3 काम गिनाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिहाज से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक समय जब कांग्रेस पार्टी 71 सीटों के साथ बम्पर मेजोरिटी के साथ पिछली बार जी जी चुनाव जी। जीत कर आई थी, उस समय सत्यनारायण शर्मा खुद भी एक बड़े दावेदार थे कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो, और ऐसे अतीत में भी मौके आए थे। उसके बावजूद जब हम देखते हैं कि 5 साल का सफ़र पूरा हुआ और सत्यनारायण शर्मा को कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली, ऐसी क्या वजह रही? क्योंकि आप तो भूपेश बघेल जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में इतना अनुभवी आदमी जो 7 बार का विधायक था, वो क्यों नहीं कैबिनेट में रहा 5 साल सवाल पिछले? सवाल अनुभव का नहीं है, सवाल ये दूसरों को काम सीखने का मौका मिलना चाहिए। ये जो यंग टीम हमारी है तैयार होगी, राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स आए सामने, एक प्रशिक्षित राजनेता के रूप में काम करें, वो ज़्यादा अच्छा। हम लोग अपने अनुभवों का लाभ उनको दें और उनका रास्ता तैयार करें, ये हमारा सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए हम लोगों ने किसी पद का लोभ छोड़ करके नौजवानों को आगे करने का काम किया। नौजवान लोग, दूसरे लोग जो हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो समाज के पथ प्रदर्शक बने, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत हों, कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़े। इस उद्देश्य से और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज होता है अपनी टीम में किसको बनाना चाहते हैं, कौन ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। हमसे ज़्यादा उपयोगी जो लोग थे वो टीम में आए, काम किया, हम लोगों ने मिल के काम किया और एक अच्छा नतीजा हम लोगों ने दिया पार्टी का। आप की बातचीत से लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस तरह की चीज़ कि बेटे को अब राजनीति में एस्टेब्लिश करना है, इसलिए आप अपना जो दुख है या अपना जो वो है पीड़ा है उसको आप किसी नहीं जाहिर करना? देखिए, मैं उम्र दराज हो गया हूँ, मेरी आयु 80 साल से ज़्यादा की है, तो एक शारीरिक क्षमता और ऊर्जा की बात भी आती है। फिर राहुल गांधी जी का इतना बड़ा आह्वान होने पर किसी को तो पहल करनी होगी। हमने पहल की। वैसे परिवारवाद की बात करें, अमित शाह के बेटे भी हैं राजनीति में, दोनों हैं। हम लोग तो, हमारे परिवार से तो एक बेटा लड़ रहा है और कार्यकर्ताओं की मांग पर लड़ रहा है, ये इसीलिए कहा जा हमको। रहा है कि छत्तीसगढ़ में शुक्ला परिवार जो था उसके बाद अब दोबारा से जो परिवारवाद की शुरुआत है वो आप ही के परिवार से शुरू हो रही है। ऐसा है? देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया, एक परिवार से एक आदमी राजनीति में रहेगा। अब मैं ये भी कहता हूँ, लोगों से आश्वस्त करता हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं भी सेवा करूंगा, लेकिन पार्टी की सेवा करूंगा। अब पंकज शर्मा मेरा जो बड़ा बेटा है, जो राजनीति में दिलचस्पी रखता है, जिसने अपना करियर यूथ कांग्रेस से स्टार्ट किया, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, स्टेट लेवल वाइस प्रेसिडेंट, कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, पीसीसी का महामंत्री, इतने पदों पर रह के काम कर चुका है। इसलिए उसका अनुभव का लाभ मिले जनता को, और कार्यकर्ताओं की मांग पर यह फैसला हुआ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि परिवारवाद की बात मेरे परिवार में नहीं। एकदम ताज़ा ताज़ा अब नए इस समय की स्थिति पर आ जाता हूँ मैं। मुख्यमंत्री जी ने के ऊपर एक बहुत बड़ा इस समय भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। एक
कोई ऑनलाइन सट्टेबाजी की कंपनी है, महादेव ऐप के नाम से ऑनलाइन सट्टेबाजी का, वो गैम्बलिंग का वो चलाती थी। उसके किसी एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसने मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए दिए, ऐसा ईडी ने एक सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है। हालांकि उसमें मैं ये बात साफ कर देना चाह रहा हूँ कि ईडी ने उसमें ये लिखा है कि ये जानकारी अभी जांच का विषय है और इस पर पुख्ता बातें बाद में आमने सामने आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत हमलावर है और एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में स्मृति ईरानी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मुख्यमंत्री का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें इस तरह की कई चीज़ें बार बार, कभी कोल के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, इस तरह की चीज़ें उछलती रही हैं, उसमें कितनी सत्यता है? और देखिए। आज आप चुनाव जी में जी। इस आरोप के बाद किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? जनता आप लोगों पर भरोसा कर पाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ चौरसिया साहब कि ये राजनीति से प्रेरित बातें हैं। हम कह रहे हैं जो विषय आज है ही नहीं, जो जांच का विषय है, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनसेवक हैं, किसानों के हितैषी हैं, और इसलिए सब बातें उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल ईडी और आईटी और इसका सीआईडी का सहारा लेकर के राजनीति में पहुंच बनाना चाहती है, जो राजनीति के स्वस्थ मापदंडों के विपरीत है। इसलिए हम इसको कोई सत्यता नहीं है, ये स्टंटबाजी है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की चेष्टा है। और चुनाव के समय में, ऐसे चुनाव के समय में सभी एजेंसियों को निष्पक्ष रहना चाहिए, वो न होकर के वे एक पार्टी बन गए हैं। इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं असत्य, बेबुनियादी हैं। आगे चल के दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये कड़वी सच्चाई है। आप क्या कह रहे हैं कि ईडी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, या पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है? मतलब ईडी ने इसमें, बीजेपी ने तो ये नोटिस जारी नहीं किया आरोप भ्रष्टाचार का। देखिए, ये बातें कोई लिखित में नहीं होती, लेकिन ईडी, आईटी और सीआईडी बीजेपी के टूल बन गए हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई स्पष्ट आदेश तो नहीं होता, लेकिन भावना प्रदर्शित होती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या करना चाहती है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, उनको अस्थिर करने और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। एक और सवाल है इस समय, और मैं छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा, चावल का प्रदेश जी कहा जी। जाता है। चावल यहाँ की राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चावल की कीमतें, उसकी खरीद, एमएसपी, ये सारी चीज़ें यहाँ की राजनीति के हमेशा केंद्र में रही हैं। पिछली बार भी जब जो सरकार बदली थी, रमन सिंह की सरकार गई थी और बहुत बुरी तरह से हारी थी, उसमें भी चावल की कीमतों की एक बड़ी भूमिका थी। चावल जिस कीमत पे खरीदती थी सरकार, उसको लेकर चावल के किसानों, चावल पैदा करने वाले काश्तकारों में जी जी। बड़ी नाराज़गी थी और उसको लेकर एक विरोध दिखा जो कि वोट में नज़र आया। अब एक बार फिर से जब चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि वो चावल की एमएसपी 3100 रुपये पर क्विंटल कर देगी। अब ये एक ऐसी चीज़ है, फिलहाल 2600 रुपये के आसपास यहाँ की एमएसपी है, 500-600 रुपये। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उससे आपकी पार्टी कैसे निपटेगी, और क्या आप इससे बढ़कर कोई घोषणा करने वाले हैं? देखिए, सीधे सीधे यहाँ की मुख्य क्रॉप धान है, और धान के किसान जो है अन्नदाता भाई हैं, हमारे हमारे इस मुल्क के मालिक हैं, और इसलिए उनको सुविधा जो भूपेश बघेल जी ने दी है, आज तक किसी देश के किसी भी कोने में सुविधा नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी गलत वादे करती रही। रमन सिंह ने कई बार कहा, दो दो बार बोनस देने की बात की, लेकिन बोनस नहीं दी। 2100 रुपये धान खरीदने की बात थी, कोई बात हुई नहीं। तो एक तरह से हमारी जो घोषणाएं हुई हैं, उनकी नकल इसे हम कह सकते हैं। जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आएगा, किसानों के हितों में होगा, किसान समझ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये भी कहा कि 2025 से लागू होगा। 2025 किसने देखा है? हम कह रहे हैं इसी चुनाव से क्यों नहीं घोषणा की? इसी से ऐसा लगता है उनका देने का कोई इरादा नहीं है, केवल लुभावने सपने दिखा करके लोगों को कि वोट को हड़पने की साजिश है। ये कभी सफल नहीं होगी। यहाँ के किसान समझते हैं 20 क्विंटल धान की खरीदी की बात 1 क्विंटल बढ़ा दिया, इन्होंने 21 क्विंटल कर दिया। क्या अंतर पड़ता है? इनके वादों पर भरोसा कौन करेगा?
15 साल तक जो लोगों को ठगा है उनकी बातों को भरोसा किया नहीं जा सकता। किसान यहाँ का बहुत समझदार है, शांतिप्रिय किसान है और इसलिए सब बातों को समझता है। भारतीय जनता पार्टी की एक भी चाल सफल नहीं होगी, मैं कह सकता हूँ। मेरा अगला सवाल है जो कि जब ये बीजेपी का मैनिफेस्टो ऑलरेडी आ चुका है, चुनाव का पहला जो मतदान का जो पहला चरण है वो आज से बस 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, तब आपकी पार्टी मैनिफेस्टो अभी तक क्यों नहीं ला पाई है? क्या वजह रही है? किस चीज़ को लेकर संशय है? किस चीज़ को लेकर भय है कि कांग्रेस पार्टी मतदान के एकदम इतने आखिरी मुकाम पर आकर भी अभी अपना घोषणा पत्र नहीं ला पा रही है? देखिए, सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करती है। इस बार किस हद तक घोषणा पत्र, कल तो उनका घोषणा पत्र आया है, हमारी घोषणा पत्र की नकल की है, मिलता जुलता घोषणा पत्र जारी किया। कल हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आ रहा है, देर विलंब नहीं होगा, लेकिन इससे अच्छा घोषणा पत्र आएगा। तो आपका ये कहना है कि ये आप लोग बीजेपी के घोषणा पत्र से की वजह से नहीं रुके हुए हैं, किसी और वजह से रुके हैं? कोई वजह नहीं है। बीजेपी क्या हमारी कितनी नकल करती है, क्या करती है, इसको देख रहे थे। अब साफ जाहिर हो गया, बीजेपी केवल नकल करती है, वादा करती है, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं करती। ये बात साफ है। कल और स्पष्ट हो जाएगा, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण शर्मा जी। सुरेश जी, बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो विश्लेषण है बहुत सटीक रहेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। 5 राज्यों का ये विधानसभा चुनाव की जो कवरेज है, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, हमारी टीम इन 5 राज्यों को कवर करेगी। और ये पूरी की पूरी चुनावी कवरेज हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत हो रही है, जिसमें आप मदद करते हैं। आपने ये संभव किया कि हम ग्राउंड पर जाएं और वहाँ से जो खबरें हैं, जनता की जो बात है, नेताओं की जो बात है, वो और उसके जो असली मुद्दे हैं उसको आप तक पहुंचा पाएं। तो हमारे इस नए एनएल सेना प्रोजेक्ट को, जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री और टीएनएम द न्यूज़ मिनट का साझा एनएल सेना प्रोजेक्ट है, इसको पूरा करवाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।